पीडीएफ नोट्स के साथ रंजीत ट्यूशन क्लासेस में। आपसे कि आप जानते हैं कि मैं पहले बेस मेथड बताता हूं और फिर एक ट्रिक बताता हूं, इसलिए मेरा ये लेक्चर लंबा हो गया और इसी कारण से मुझे पार्ट 2 लाना पड़ा साधारण ब्याज का। और पीछे का आप जाकर देख लीजिएगा, अगर पीछे वाला आप लेक्चर देखे होंगे तो आप एकदम से स्पष्ट हो गया होगा कि जितने क्वेश्चन मैंने बताया है आपको हर लेक्चर का पार्ट मतलब हर क्वेश्चन का आपको एक ट्रिक भी दिया है और बेस कॉन्सेप्ट बताया है। अगर आपको लगे कि बेस कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप बेस कॉन्सेप्ट से चलिए, नहीं तो आप एक ट्रिक याद कर लीजिए। आप जैसे स्टूडेंट हैं आप जैसा चाहें वैसा करिए। इस क्वेश्चन का भी मैं पहले आपको बेस मेथड बताऊंगा और एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा। आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा ट्रिक है, इससे कोई भी काम एकदम आसानी से किया जा सकता है और मैं भी करता हूँ इसी से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन में लिखा है 56,000 रुपये को ए तथा बी के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है कि समय समाप्ति के पश्चात दोनों को समान ब्याज प्राप्त हो। ब्याज कैसा प्राप्त हो? दोनों को ए और बी को समान प्राप्त हो। ठीक है, अब लिखा हुआ है ए को ए की धनराशि 5% दर से 6 वर्षों के लिए और बी को जो धनराशि दी जाती है वो कैसे है? बी की धनराशि को 8% दर से 5 वर्षों के लिए दिया जाता है। ए बी को ए तथा बी की धनराशि ज्ञात कीजिए। ए तथा बी को कितना कितना धनराशि दिया गया है? इसका ये कह रहा है ये 56,000 रुपये है। ठीक है, इसको ए तथा बी में क्या करना है? डिवाइड कर, ए और बी में डिवाइड करना है। अब कितना कितना डिवाइड करोगे मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया है। मैंने माना इसे x रुपये देना है, इसे देना है 56,000 माइनस एक्स। कितना देना है? 56,000 माइनस एक्स रुपये देना है। ठीक है, इतना मैंने मान लिया है। ठीक है, अब ये कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन आप थोड़ा देख लीजिए तो बेटर रहेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को जो धनराशि दी जा रही है, ए की धनराशि 5% दर से 6 वर्षों के लिए दी जा रही है। ए को कितना दिया जा रहा है? कितनी दर से? 5% दर से कितने दिन के लिए? 6 वर्षों के लिए दी जा रही है। ठीक है, और बी को जो धनराशि दी जा रही है वो बी की दी जाने वाली धनराशि 8% दर से 5 वर्षों के लिए। आर कितनी है इसका? 8% दर से कितनी? टाइम कितना है? टाइम है आपका 5 वर्षों के लिए। ठीक है, 5 वर्षों के लिए दी जा रही है। अब हम किस हिसाब से चलेंगे वो आप समझ सकते हैं। दोनों को ब्याज समान मिल रहा है, मतलब कहने का कि दोनों को जो पी आर टी बाई 100 मिल रहा है वो समान मिल रहा है। जैसे इसको मान लिया जाए P1, इसको R1, इसको T1, इसको P2, इसे R2, इसको T2। तो P1 आप देखिएगा, इनके कहने का मतलब P1, R1 और T1 बाई 100 बराबर है किसके? P2 इस वाले के R2 और T2 बाई 100 के। समझ गए आप? अब इसको देख लीजिए, एक्स आर कितना दिया है? 5% और टी कितना दिया? 6/100 बराबर 56,000। P2 कितना है? 56,000 जो हम माने हैं। ठीक है, R2 कितना है? 8% और T2 5%/100। ठीक है, इनको दोनों को आप काट दो। अब देखिए वही कट जाएगा, इधर आएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 छक्का 30 एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा? 56,000। 56,000 इसे गुणा करा दो, 5 40 का गुणे 40 माइनस 40 एक्स। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 एक्स प्लस 40 एक्स बराबर 56,000 गुणे 40। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 70 एक्स बराबर 56,000, 56,000 गुणे 40। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 56,000, 56,000 गुणे 40/70। ठीक है, ये 7 8 56। ठीक, अब आपको समझ में आ गया। एक्स बराबर हो जाएगा 800 गुणे 40। एक्स बराबर हो जाएगा 832, 32,000। ठीक है, अब आपको एकदम समझ में आ गया। एक्स मतलब 32,000, यानी ए को दी जाने वाली जो धनराशि है वो कितनी हो गई? ए को कितना देना है? ए को आपको 32,000 देना है। ठीक है, तो बी को कितना देना है? बी को 56,000 माइनस 32,000। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा? 24,000। ठीक है, 24,000 रुपये आपको बी को देना है। ये आपका रहा बेस कॉन्सेप्ट। आप एक बार फिर समझिए हमने क्या किया। ए और बी में डिवीजन करना था। ठीक है, किसका? 56,000 का। किस प्रकार करना था कि अगर ए को 5% दर से 6 वर्षों के लिए और बी को 8% दर से 5 वर्षों के लिए दिया जाए तो प्राप्त होने वाला जो साधारण ब्याज है वो बराबर में है। हमने मान लिया कि ए को 100 रुपये दे दो और बी को 56,000 माइनस एक्स दे दो। फिर उसके बाद हमने उनका ब्याज बराबर कर दिया। ये प्रश्नानुसार हुआ। कैसे हुआ ये? प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हुआ प्रश्नानुसार उसे बराबर किया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, हम निकाल लिए। ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक है। ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आपको 2 लोगों में या 3 लोगों में कितने भी बांटना हो, जब आपको साधारण ब्याज डिवीजन करना हो बराबर बराबर, चाहे 2 लोगों में चाहे 3 लोगों में। जैसे देखो मैं मानता हूँ जैसे 2 लोगों के लिए है या इसी को 3 लोगों में भी अप्लाई कर, साधारण ब्याज बराबर बराबर मिले तब ये ट्रिक अप्लाई होगी।
T1 धनराशि को किस अनुपात में बांटते हैं, P2 और P3 या P4, कितना भी हो, इनको जब हम साधारण ब्याज को बराबर बराबर डिवाइड करते हैं तो किस अनुपात में बांटते हैं, ठीक है, साधारण ब्याज को, ठीक है। तो P1, अब ये क्या होगा, R1 T1 अनुपाते R2 T2 अनुपाते, ठीक है ना, 1/R3 T3 अनुपाते 1/R4 T4 एंड सो ऑन। अगर 4 5 6 लोगों में बराबर बराबर बांटना हो, सब में ये ट्रिक लग जाएगी। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे बता दें, 2 लोगों का कॉन्सेप्ट था तो बेस मेथड लग गया है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा लोगों में साधारण ब्याज डिवाइड करने के लिए बोल देता तो इस मेथड से हम नहीं लगा पाते, हमारी ये ट्रिक काम करती। इसलिए ये ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि इसमें बेस मेथड, ठीक है। अब जैसे 2 लोगों की बात कही गई है, अब देखिएगा 2 लाइन में हो जाएगा। क्या कहा है, अब आपको ये पता है P1 का R1 T1, ठीक है। तो P1 अनुपाते P2 किस अनुपात में बटा है, हमने आपको पहले बताया 1/R1 T1, R1 है 5, T1 कितना है 6, ठीक, 1/R2 कितना है, R2 है 8 और T2 का कितना है, T2 है 5, ठीक है। अब ये अनुपात में है, अनुपात में बोले तो भाग, मतलब एक दूसरे के डिवीजन में, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपस में कैंची गुणा करा के, ठीक है। ये हो जाएगा 8 × 5/5 × 6 कट जाएगा 4 3, ठीक है। यानी कि P1 अनुपाते P2 बराबर 4/7, 4/3, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसको जो यहाँ देख लीजिए, जैसे कह दिया जाए कि 56,000 को 4/3 के लिए उसमें डिवाइड करिए, तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/4 + 3 × 56,000, ठीक है, हो जाएगी ना, 4 3 7, इसे काटोगे 8 हो जाएगा। तो P1 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32,000, ठीक है, 32,000। और P2 कितना हो जाएगा, P2 3 हो जाएगा ना, 3/7 × 56,000, तो ये हो जाएगा 8, ठीक। तो P2 कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24,000। अब आपको क्लियर हो गया होगा बेस मेथड और ट्रिक में कितना अंतर। आप देखिए चुटकी में सवाल, वैसे कहते हैं चुटकी में सवाल लगना। कहाँ आप देख रहे थे कि ये बेस मेथड है, देख लीजिए एक बार बेस मेथड, आपको बेस मेथड देखने में इतना लंबा समय लगेगा, ठीक है। और यहाँ ये देखिए चुटकी में हो गया सवाल, समझ गए आप कितना हुआ, चुटकी में सवाल। बस इसमें ये ध्यान देना है, इसको जब साधारण ब्याज समान दर से प्राप्त हो तब इसका यूज करना है, ठीक है, क्योंकि अभी एक मिश्र धन भी समान दर से बटेगा, उसकी अलग बताया था, उसी का ये एप्लीकेशन है। इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने इसे इसलिए बताया कि वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो तो इसमें एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें कहेंगे 66,000 रुपये की धनराशि में से ABC को कुछ धनराशि दी, कुछ धनराशि दी गई है, क्या, कुछ धनराशि दी जाती है। A अपनी धनराशि को 5% दर से 6 वर्षों के लिए, B अपनी धनराशि को 8% दर से 5 वर्षों के लिए, C अपनी धनराशि को 10% दर से 3 वर्षों के लिए देता है। यदि तीनों को समय समाप्ति पर समान साधारण ब्याज प्राप्त हो, आप इस पर नोटिस करो, क्या समान साधारण ब्याज प्राप्त होता हो, क्या समान साधारण ब्याज प्राप्त होता हो, तो सी को कितनी धनराशि मिलेगी। सी का पूछा है, ए का पूछे, बी का, हम सबका निकाल देंगे। बस इसमें ध्यान दो, समान साधारण ब्याज की राशि प्राप्त हो, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, मैंने पीछे बताया था। तो इनके मूलधन का अनुपात ऐसे हो जाएगा, PA PD PC का अनुपात क्या होगा, 1/R1 T1, 1/R2 T2, 1/R3 T3, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। अब इनको लगाने के लिए सीधे सीधे अगर आप करना चाहें तो हिस कर दें, 8 पंचे 30, इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा 6 पंचे 30, इसका हो जाएगा 8 पंचे 40, इसका हो जाएगा 10, कितने वर्षों के लिए, ये 3 वर्षों 10 33, 1/में करके हो जाएगा। लेकिन अब इसकी शॉर्ट ट्रिक आप लगाए हैं, इसका आराम से लगाइए, तब से चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए A B और C, T और R, इनका देख लो पहले, ठीक है। T इसका क्या है, ये कितने वर्ष के लिए लगाया है, देखिए इसका कितना है, 5 वर्ष के लिए, 5% दर से, 5% दर से कितने वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए, ठीक है, 6 वर्षों के लिए। बी में देख लीजिए, बी हमारा जो है 8% दर से, दर कितनी है बी की, 8%, और समय कितना लगा है इसमें, देखिए बी का समय 5 वर्ष, ठीक है, 5 ईयर। ऐसे सी में देखिए, सी में हमारे जो है सी 10% दर से, समय कितना लगा है, 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष के लिए। अब इसी को आप मान लीजिए, जैसे इसको हम मान लें T1, इसको R1, इसको
T2 इसको R2, इसको T3, इसको R3। ठीक है, आप इसे चाहे तो शॉर्ट में लिख लें। ये T1 है, ये T2 है, ठीक है, ये T3 है, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या है, R3 है। ठीक है, शॉर्ट में आप नोट कर लीजिए ABC में। ठीक है, अब इसका आपको ट्रिक में ले जाना है। ठीक है, ये अब इसमें क्या करना है, इनके धनराशि का अनुपात अब निकाल लो बाई ट्रिक। ठीक है, PA अनुपात PB अनुपात PC। आपको क्या बताए थे, इससे 1/R1T1, R1T1 कितना हो जाएगा, 6 गुणे 5, फिर 1/R2T2, R2T2। ठीक है, क्या होगा, 5 गुणे 8, 1/R3T3, R3 कितना है, 10 गुणे 3। ठीक है, अभी अनुपात में है, देखो कुछ कट जाए तो काट दो, 2 से कटेगा का, 2 3 6, 2 4 को 8, 2 5 6 10, ठीक कट गए। 5 से कटेगा गया, 5 गन्नम 5, 5 गन्नम कट तो गया, यानी कि ये अनुपात आ गया 1/3, ये आ गया 1/4, ये आ गया अनुपात 1/। ठीक है, ये इसका अनुपात आ गया। अब इनको ऊपर ले जाना है, अनुपातांक संख्या को ऊपर ले जाने में इनके लासा से गुणा किया जाए, इनके लासा से ऊपर गुणा कर दिया जाता है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। जैसे देखो 4 3 12, इनमें सब में कितने 12 का गुणा कर दो, सब में 12 गुणा कर दो, तो ये 4 चीज इसमें 4 बच जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, अब क्लियर हो गया होगा। PA अनुपात PB अनुपात PC किस अनुपात में आ गए, ये आ गए 4/3/4। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, P अनुपात PB अनुपात PC किसमें, 3/4/4। आप क्या पूछा है हमसे, C पूछा है, C को कितनी धनराशि दी गई, तो C को दी गई धनराशि, C को दी गई धनराशि इसे से देख लीजिए, अनुपात में है, कुल 66,000 है। C का 4/4 + 3 + 4 इंटू 66,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4/4 3 7 4 11 गुणे 66,000, 66 से 6 कट गए, कितना आ गया, 6 6 24,000, 24,000। C को कितना दिया गया है, 24,000। ठीक है, अगर हमसे D का पूछता तो वो भी हम निकाल देते, C का पूछते सब निकल जाता है इससे। ठीक है, आप इसको फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए। ये हमारी जो ट्रिक है ये तब काम करती है जब मूलधन को हमको 3 या 4 या 5 लोगों में बांटना हो, और उनको जिस दर में बांटा गया हो ये माने नहीं रखता कि उनको साधारण ब्याज समान प्राप्त हो, तो उनके मूलधन का अनुपातांक निकालने के लिए हम इस ट्रिक का यूज करते हैं। ये ट्रिक सर्वव्यापी केवल ये है कि जो साधारण ब्याज इन तीनों को प्राप्त हो बांटने बाद, वो क्या हो, समान प्राप्त हो, तब ये हमारी ट्रिक काम करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप जैसे कहे उसे स्टेप बाय स्टेप, जैसे ए ने कहा, ए पहले ए वाले को सेट किया, मैंने कहा कि ए अपनी धनराशि को 5% दर से 6 वर्षों के लिए, 5% दर से 6 वर्षों के लिए, बी ने अपनी धनराशि को 8% दर से 5 वर्षों के लिए, 8% दर से 5 वर्षों के लिए, सी ने अपनी धनराशि को 10% दर से 3 वर्षों के लिए मैंने किया, फिर R1T1 R2T2 R3 करके इसका अनुपातांक निकाल लिया, अनुपातांक निकालने बाद आराम से डिवीजन कर दिया। ठीक है, ये ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे, क्वेश्चन आपको सही लगेगा। ठीक है, अब देखिए, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं इस समय जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन सारे लोग कर लेते हैं, जब ये क्वेश्चन आप करते हैं तभी आप 2 नंबर वाली चढ़ाई पर चढ़ते हैं, नहीं तो 2 नंबर से फेल होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, अभी तक आपको बताया हूँ कि जब साधारण ब्याज समान वितरित हो तो उसके लिए मैंने ट्रिक बताई कि इनको किस अनुपात में मूलधन को डिवाइड करना होता है। अब मैं इसमें बताने जा रहा हूँ जब आपको समान धनराशि प्राप्त हो, यानी कि जब आपको समान मिश्र धन प्राप्त हो समय समाप्ति के पश्चात, तो धनराशि को हम किस अनुपात में बांटते हैं, उस पर ये अगला क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाऊंगा ताकि आपको समस्या ना हो। आप अब इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे कह रहा है 54,000 रुपए को ए तथा बी के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए अपनी धनराशि का 5% 6 वर्षों के लिए, ठीक है, ए अपनी धनराशि का 5% कितने के 6 वर्षों के लिए, और बी अपनी धनराशि का 8% की दर से 5 वर्षों के लिए दिया है, 5 वर्षों के लिए देता है किसी और को। यदि दोनों के द्वारा समय समाप्ति के पश्चात समान धनराशि प्राप्त होती है, तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक को कितनी कितनी धनराशि प्राप्त होगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये 54,000 रुपए ए और बी के मध्य इस प्रकार डिवाइड किया जाता है कि इनको ए को 5% दर से 6 वर्षों के लिए, बी को 8% दर 5 वर्षों के लिए दिया जाता है। जब समय समाप्त होता है एक टाइम के बाद, तो इनको समान धनराशि प्राप्त होती है, मतलब A1 A2 दोनों के समान होते हैं। एक तो ये तरीका कि आप 54,000 को क्या करो, इनको डिवाइड कर दो,
एक को x मान लो, एक को x मान लो, एक को 54,000 माइनस x मान लो। फिर उसके बाद R1 देखो क्या है, R1 5% है, और T1 क्या है, T1 है आपका 6 वर्षों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इधर आ जाओ, R2 देख लो, R2 है 8%, और T2 क्या है, T2 है आपका 5 वर्षों के लिए। और फिर आप लगा दो मिश्र धन वाला फार्मूला, ठीक है, उससे लगाओ। तो वो बेसिक है, और वो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप चाहिए तो इसमें ट्राई कर लीजिए। A1 बराबर A2 कर दीजिएगा, A1 बराबर A2, और फिर दोनों तरफ सॉल्व करिएगा, आंसर निकल आएगा। लेकिन आप ट्रिक से आइए, जैसे मैंने साधारण ब्याज को आनुपातिक रूप से बांटने की ट्रिक बताई थी, वैसे ही आप मिश्र धन को भी आनुपातिक रूप से बांटने की देख लीजिए। जब आपका मिश्र धन समान हो, ये यहाँ पर आप देखिए, जब आपको समान मिश्र धन मिल रहा हो, क्या समान धन राशि या मिश्र धन मिल रहा हो, तब उसके लिए आपको क्या ट्रिक अपनानी है वो देख लीजिए। ट्रिक में आइए सीधे, मैं आपको पहले बता दिया हूँ। ट्रिक क्या है, ट्रिक है जब समान धन राशि प्राप्त हो तो PA अनुपात P2, PB अनुपात PC एंड सो ऑन, जितना हो पाए इनको हम ऐसे बांट लेंगे। R1 T1 प्लस 100 प्लस, सॉरी अनुपात में है, 1/R2 T2 प्लस 100 है, ठीक है। और फिर अनुपात में है ये 1/R3 T3 प्लस 100, ठीक है, 100 है, ठीक, ऐसे अनुपात में चलेगा। ऐसे हम इन्हें विभाजित कर लेंगे, जैसे हम पहले बता चुके हैं, वैसे ही इसमें भी। अब इसमें क्या है, 2 लोगों का है तो हम 2 का अनुपात करेंगे, 3 का होता तो 3 का कर लेते। अब इस वाले में आइए देखिए, क्या है, PA अनुपात PB, PA अनुपात PB निकालना है, तो 1/R1 कितना है, 5 × 6 प्लस 100, ठीक है, कितना हो जाएगा, 100। फिर अनुपात में आइए, 1/PB कितना है, 5 × 8 प्लस 100, ठीक है। अभी तक अगर साधारण बात निकालना होता तो मैं 100 ना करते, उसके साथ 1/30 1/40 कर लेते, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, 1/ये 56 प्लस 100, ठीक है, 1/40 प्लस 100, ठीक है, 1/140 अनुपात, सॉरी 130 अनुपात 140, ठीक है, ये 0 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इनमें जब लासा लोगे तो दोनों एक दूसरे से मतलब सह अभाज्य है, तो ये इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, मतलब कि इसमें कैंची गुणा कर दो तो अनुपातांक आ जाएगा, 14/13 हो जाएगा, संख्या पलट जाती है, ठीक है। PA अनुपात PB का जो अनुपात है वो इस अनुपात में विभाजित करेंगे, अगर 54,000 को, ठीक है, तो हमारी जो धनराशियां प्राप्त होंगी समान प्राप्त होंगी। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये आपका जो किया गया है 13/14, ये अनुपात के चैप्टर में इसके बाद में पढ़ाऊंगा, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। ये आपका डिवीजन करना, ये आप लासा लेंगे दोनों को, दोनों में लासा का गुणा करेंगे तो आपका फिर ये अनुपातांक आ जाएगा, ठीक है। अब 54,000 को इस रेशियो में अगर बांटा जाए, कैसे, 14/13 के, तो हमारी जो धनराशियां प्राप्त होंगी, जो धनराशि प्राप्त होंगी, उतनी उतनी धनराशि AB को देने में हमें समान धनराशियां प्राप्त होंगी, ठीक है। तो PA को दी गई धनराशि कितनी हो जाएगी, PA को दी गई धनराशि, दी गई धनराशि कितनी हो जाएगी, 14/14 प्लस 13 × 54, ठीक है, 54,000। फिर से एक बार देख लीजिए, PA को दी गई धनराशि 14/14 प्लस 13 × 54,000, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 14/27 × 54,000, ठीक है, 54 से कट जाएगा, यानी कि A को दी गई धनराशि कितनी हो जाएगी, 28,000, ठीक है, 28,000। अब आ जाइए B को दी गई धनराशि, देख लीजिए, B को दी गई धनराशि 54,000 माइनस 28,000, ठीक है, तो B को दी गई धनराशि कितनी हो जाएगी, आप देख लीजिए, 2 2 3, और 14 में से 8 गए 6, ठीक, 14 में से 8 गए 6, 4 में से 2 गए 26,000। आपको अब एकदम समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में। हमको अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम अभी तक साधारण ब्याज को समान समान बांट रहे थे, अब इसमें हम मिश्र धन को बांट रहे हैं। एक बार आप ट्रिक फिर से लिख लीजिए, जब हम मिश्र धन को समान रूप से, जब हम 2 या 3 या 4 लोगों को धनराशि, एक धनराशि को 4 लोगों में विभाजित करते हैं, और लास्ट में ये हो समय समाप्ति के पश्चात ये कहा जाए कि समान धनराशि प्राप्त होती है, यानी समान मिश्र धन प्राप्त होता है, तो उसमें ये ट्रिक काम करेगी। PA अनुपात PB अनुपात PC या इंसान कुछ भी हो, तो उनका जो अनुपात होगा मूलधन का वो ऐसे होगा, R1 T1 प्लस 100, ठीक है, एक कोष्टक में, फिर 1/R2
T2 प्लस 100 दूसरे में, फिर ये अनुपातांक है 1/R3 T3 प्लस 100। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन उन स्टूडेंटों के लिए जो शून्य से शिखर तक जाना चाहते हैं। मतलब आपके ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए हैं जो हमेशा 2 नंबर से फेल हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक के सारे क्वेश्चन वो सारे लोग लगा लेते हैं, हर जगह बताए जाते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को जब आप लगाएंगे तो आप शून्य से शिखर तक पहुंचेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका प्रीवियस ईयर में कहीं क्वेश्चन को बताया है पहले ही कि मैं आपको शून्य से शिखर तक ले जाऊंगा, कोई भी चैप्टर हो आखिरी तक आपको संपूर्ण समस्या का समाधान मिल जाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछ लिया जाता है, ये किस्तों वाला सवाल था। इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा और आप सीधे ट्रिक में रखिए और इसका हल निकालिए। रीजन ये है कि अगर मैं आपको इसका बेस कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो वो लेंथी हो जाता है, और मैं लेंथी आपको बताऊंगा और आप बाद में उस पर परेशान हो, वो नहीं चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं इसका बेस कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन पढ़िए। इसमें लिखा है 770 रुपए की धनराशि को 5 वर्षों में दे है। 770 रुपए की धनराशि क्या है, 5 वर्षों में दे है। यदि साधारण ब्याज 5% हो, साधारण ब्याज की जो दर है यहाँ लिखना चाहिए, दर कितना है, दर 5% हो, और इस धनराशि को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा किया जाता हो, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इसकी पहले एक ट्रिक देखिए। ठीक है, प्रत्येक वार्षिक किस्त की बराबर प्रत्येक, इसे आपको सीधे याद कर लेना है। प्रत्येक वार्षिक वार्षिक किस्त, प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि, किस्त की राशि बराबर है 100, कितना, 100 × M बटे 100 × T। ठीक है, 100 × T, फिर प्लस प्लस फिर आर फिर मल्टीप्लाई में T-1 एक कोष्टक में, फिर प्लस T-2 दूसरे कोष्टक में, प्लस T-3 अगले कोष्टक में, प्लस ये एंड तक चला जाएगा। जितनी वार्षिक किस्त का है उतना, जब तक कि ये आखिरी में क्या ना आ जाए, T-T, यानी कि 0 ना आ जाए, तब तक आपको ऐसे ही इसे जोड़ते रहना है। ठीक है, और ये आखिरी में ये कोष्टक है, सब में मल्टीप्लाई है आर का। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। ठीक, अब आप में यम क्या है, प्रत्येक वार्षिक किस्त तो पता चला। यम क्या है, यम जो टोटल देय धनराशि है, देय धन या अदा करने वाला धन। ठीक है, जिसे अदा करना है। टी आपको पता है, टाइम है, समय है। ठीक है, टी आपका समय है, आर दर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आर दर है। ठीक है, तो अब ये आपको पता होगा। अब देखिए प्रत्येक वार्षिक किस्त, अब आपको पता है जैसे उसमें, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त आपको तो फट से हो जाएगा। प्रत्येक वार्षिक किस्त बराबर 100 गुणे कितना है, 770 बटे यम क्या है, दे कितना है, यम यहाँ 770। ठीक है, टी 5 है, आर कितना है, ये भी 5% है, आप लिख लीजिए। ठीक है, 100 × 5 प्लस 5 हो गया इधर। अब टी माइनस, यानी 5-1 प्लस 5-2 प्लस 5-3 प्लस 5-4 प्लस 5 यानी 0 आया। इसे ऐसे कोष्टक बंद कर लो। ठीक है, अब इसे ऐसे हल कर लो, 100 × 770। ठीक है, बटे 500 हो गया, प्लस 5 इधर कितना है, 4, इसमें 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ठीक है, ऐसे हो गए। फिर आ जाओ अगले स्टेप में। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हो जाएगा 100 × 770 बटे 500 प्लस 5 × 4 3 7 3 10। अब आ जाओ अगले स्टेप में। फिर अब देखो ये सॉल्विंग है, मैं यहाँ से पूरा सॉल्विंग कर रहा हूँ, अगर होता तो मैं यहीं से काटना चालू कर देता, लेकिन थोड़ा सा अगर जल्दबाजी की जाएगी तो हमारे कुछ भाई हैं जिन्हें समझ में नहीं आएगा, बस इसीलिए मैं इसे बढ़ा रहा हूँ। ये 50 है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 550, 550, 1 0 से 1 0, 11 7 77, 11 5 55, 5 से 5 20 8 20। ठीक है, तो 20 × 7 यानी कि 140 रुपए। आपको समझ में आया होगा, इस सॉल्विंग करने में थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, प्रत्येक वार्षिक किस्त कितनी आ गई, प्रत्येक वार्षिक किस्त कितनी आ गई, 140 रुपए। ठीक है, 140 रुपए आ गई प्रत्येक वार्षिक किस्त आपकी। ठीक है,
अब आप समझिए, इसको अगर आप बेस मेथड से जाएंगे, इसका कैलकुलेशन आपको थोड़ा लग रहा है, बाकी अगर आपको छोटी डिजिट हो या आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर पाए तो बहुत जल्दी हो जाए। अगर इसका बेस मेथड जाएंगे तो बड़ा लंबा और चढ़ाव क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा सही से, ठीक है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 650 रुपए और 9 वर्षों में 950 रुपए हो जाता है। मतलब मिश्र धन की बात ये कर रहा है, यानी 3 वर्ष का मिश्र धन कितना 650 और 9 वर्ष का मिश्र धन 950 हो जाता है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो A3 कितना दिया है, देखिएगा A3 कितना दिया है। A3 दिया हुआ है 650 और A3 650 दिया है, और A9 कितना दिया है, A9 950 दिया हुआ, ठीक है। A3 का मतलब क्या हुआ है, A3 का मतलब P प्लस 3 वर्षों का साधारण व्यय 3SI बराबर 650, यही ना। और A9 का मतलब P प्लस 9 वर्षों का SI 950, यही ना। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो A9 का मतलब मूलधन और 9 वर्षों का ब्याज, और A3 का मतलब मूलधन और 3 वर्षों का ब्याज, यही है, ठीक है। अगर इनका आपस में हम घटा दें तो मूलधन मूलधन घट जाए ना। अब देखिए समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। इससे आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब समीकरण समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर कैसे, P+9SI बराबर 950, P+3SI बराबर 650, ठीक है। अब इनको आपस में घटा दो। आप जब घटाने जाओगे तो आप इन्हें घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 9 - 3 यानी कि 6SI बराबर ये कितना बचेगा, 50 50 कट जाएगा यानी 600। देखो क्या होगा, 600 और 300, ठीक है। तो SI बराबर कितना हो जाएगा, 300/6 यानी कि 50। SI बराबर कितना है, 50। अब इससे आप समझ लीजिए 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 50 रुपया है, ठीक है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन A3 कितना है, A3 है P+3SI, ठीक है, बराबर कितना है 650। तो P+3 इंटू 1 वर्ष का SI कितना है 50, ठीक है। 1 वर्ष का SI कितना है 50, ठीक है, 650 यही है। तो P बराबर 650 माइनस 150, ये वाला उधर चला जाएगा। P बराबर, अभी सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा है, 500 रुपए हो गए, ठीक है। मूलधन कितना है 500 रुपए। ये तो हमारा रहा बेस मेथड। अब आ जाइए ट्रिक। ट्रिक क्या है, ट्रिक अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा कैलकुलेट करने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक है तो है। TRIC की अगर ट्रिक आपको याद हो गई तो आपको ये सब घटाना जोड़ना नहीं पड़ेगा, सीधे रख देंगे, ठीक है। P बराबर होता है A1 माइनस कोष्टक में A2 माइनस A1 बटे T2 माइनस T1 इंटू T1, ठीक है। ये आपकी क्या है, ट्रिक है ऐसे क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। A1 बोले तो A3 कितना है 650, A1 हो गया 650, A2 कितना हो गया 950, T1 हो गया 3 और T2 हो गया 9, ठीक है। अब आप इसमें निकाल लीजिए सीधे मूलधन बराबर, ठीक है। P बराबर A1 कितना है 650 माइनस A2 माइनस A1 यानी 950 माइनस 650 बटे T2 माइनस T1 यानी 9 माइनस 3 इंटू T1 बोले तो 3, ठीक है। अब ये आ जाए 650 माइनस माइनस कितना गया 300, 300 है ना ऊपर, बटे 6 × 3, 3 दूनी 6, ठीक है। ये इससे कितना हो जाएगा 150, ये आ जाएगा 650 माइनस 150, ठीक है। तो P बराबर कितना आ गया 500 रुपये। अगर आपको ट्रिक याद हो जाए तो आपको घटाना जोड़ना कुछ पड़ेगा ही नहीं, सीधे सीधे ट्रिक में रखो और काम हो जाए। आपको बात समझ में आ गई होगी अब मेरी, ठीक है। तो देखो हर क्वेश्चन की मैं एक ट्रिक भी बता रहा हूँ आपको और बेस कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। देखो मैं आपको शून्य से शिखर तक की दौड़ करा रहा हूँ, आपको हिम्मत बांध के धैर्य बना के पढ़ना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, अगर आप साधारण तरीके से चलेंगे तो आपका ये सवाल बड़ा हो जाएगा, है क्वेश्चन सरल, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अगर बेस मेथड से चलेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करने का तरीका देखिए। इसमें कह रहा 5,000 की धनराशि को 10% साधारण ब्याज की दर से
4 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, यदि मूलधन 8,000 रुपए हो तो पहले से कितना अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों में अधिक या कम जिसमें पूछा जाए, किसी में कम कर देगा तो कहेगा कितना कम हो गया, इनका लगाने का एक तरीका है, आप इसमें जो कम या ज्यादा का है उसका डेल्टा निकाल लीजिए। जैसे P1 कितना दिया है, P1 5,000 दिया है। ठीक है, P2 कितना दिया है, P2 ये जो बाद में हो जाएगा ये 8,000 हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा पी निकालिए। डेल्टा पी क्या होता है, P2 माइनस P1। अगर इनके घटाने पर माइनस आता है तो फिर क्या होता है, वो मतलब कम है। इसमें जैसे कह रहा है कितना अधिक प्राप्त होगा तो उसमें कितना कम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस आता है तो बढ़ जाएगा। ठीक है, डेल्टा पी कितना आ गया, 8,000। ठीक है, 8,000 माइनस 5,000। ठीक है, हो गया। तो डेल्टा पी कितना हो गया, 3,000। कितना कम या अधिक पूछा है, अब जहां पी लिखना हो वहां डेल्टा पी लिख दीजिए, बस इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा। कितना अधिक है कितना ज्यादा हो, 3,000 में जितना अधिक हमको साधारण ब्याज मिलेगा वही आपको अधिक मिल जाएगा। डेल्टा पी आ गया। फिर क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर कितनी है, आर है 10%। ठीक है, और टाइम है आपका 4 वर्ष। ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो कितना अधिक, डेल्टा एस आई निकालना है। डेल्टा एस आई बराबर डेल्टा पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक है, 3,000, 3,000 आर कितना है 10 और टी कितना है 4/100। ठीक है, ये हो गए कितना हो गए, 4×3 1200, 1200 रुपये। डेल्टा एस आई कितना हो गया, 1200। अब आप इसमें मोटा मोटा समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ डेल्टा पी निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ी भाई, वो कह रहा कितना अधिक मिलेगा। अच्छा ये बताइए, साधारण ब्याज पहले 5,000 में आ रहा था, अब 8,000 में आ रहा है, तो कह रहा कितना अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो भाई जो ये 3,000 धनराशि बढ़ी है इसमें उसी का ना साधारण ब्याज हमको एक्स्ट्रा मिलेगा, वही हम डेल्टा पी निकाल लिए। डेल्टा पी का, डेल्टा पी हमारा मतलब जो बढ़ी हुई धनराशि वो 3,000 है, 3,000 में मिलने वाला साधारण ब्याज हमारा 1200 हो जाएगा। इसमें कुछ अलग नहीं हुआ है, लेकिन ये समझने की चीज थी। अगर आप ऐसे ना लगाते, अलग से इसका निकालते, अलग से इसका निकालते, थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ जाता, जो कि परीक्षा में टाइम के दृष्टिगत तो इस क्वेश्चन को लगाने के बाद आप जाइएगा किरण पब्लिकेशन या कहीं पर भी जहां आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले, आपको कहीं कोई समस्या अब नहीं होगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज्यादा लगाएंगे उतने अच्छे एग्जाम को आप क्रैक करने की क्षमता लाएंगे। आपका टाइप वाइज सिंपल इंटरेस्ट या साधारण डन एकदम खत्म हो गया। अब आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।